हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। पीपल एंड एनवायरनमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है आपका यूजीसी नेट पेपर 1 का। तो आज एक वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पीपल एनवायरनमेंट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एक वीडियो में ही सारी ही इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जो नेट के अभी 2 पेपर हो चुके हैं उनमें जिस तरह से क्वेश्चंस आए हैं उनको देखते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। पहली बात। दूसरी बात, अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीपल एंड एनवायरनमेंट जो टॉपिक है ये आपकी यूनिट नंबर 6 में आता है, यूजीसी नेट के पेपर 1 के ना, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी करे फटाफट पढ़ते हैं हम कि क्या क्या पढ़ना है हमको इसमें, है ना। तो देख लीजिए, व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जो शब्द है इसको कहा जाता है हिंदी में पर्यावरण। पर्यावरण ये शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से बना हुआ है। फ्रेंच भाषा के एक शब्द एनवायरन से निकाला हुआ है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर। चारों ओर तो टू सराउंड इसका मतलब बताया गया है। टू सराउंड सब जगह की बात जब कही जाती है तो ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, एनवायरनमेंट जो शब्द है वो किस भाषा से बना हुआ है, तो आप बता सकते हैं फ्रेंच से निकला हुआ है। अब ये देख लेते हैं, ज़्यादा डेफिनेशन में अभी हम नहीं जाएंगे, इसलिए क्योंकि हमें बस क्या करना है कि वो पॉइंट्स देखने हैं जिनसे प्रश्न बन रहे हैं। कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं। जिसे एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और जो हमारी ज़िंदगी से रिलेट करता है, अपनी खुद की लाइफ से रिलेट करता है, क्योंकि इंसान जिन चीज़ों के बिना बिल्कुल जीवित नहीं रह सकता वो हमें एटमॉस्फेयर से ही मिलती है, पर्यावरण से ही मिलती है। हम पानी से के बिना नहीं रह सकते हैं, हम हवा के बिना नहीं रह सकते हैं, हम खाना खाए बिना नहीं रह सकते हैं, हम गर्मी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट। ठीक है, आप एक अच्छा कपड़ा ना पहने चलेगा, लेकिन आपका एनवायरनमेंट अगर नहीं होगा, एक बॉटल पानी ना मिले आपको, पानी नहीं होगा तो कैसे जिंदा रहेंगे। तो एटमॉस्फेयर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी ज़िंदगी का। तो अब हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हैं 4, जिनको हम हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। इंग्लिश में कहा जाता है तो इसको स्थल मंडल को लिथोस्फीयर, जल मंडल को हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल को एटमॉस्फेयर और जीव मंडल को बायोस्फीयर। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं एटमॉस्फेयर जो है एक्चुअल में एनवायरनमेंट का जो एरिया है जहाँ से यूनिवर्स में एनवायरनमेंट स्टार्ट हो जाता है पृथ्वी के लिए, तो वो भाग कौन सा होता है? वायुमंडल, है ना, जिसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर, है ना। उसके पहले तो उसके ऊपर तो यूनिवर्स होता है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर एक तरह से वायुमंडल। इसी वजह से पृथ्वी जो है बाकी सारे जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसके सराउंडिंग एक वायुमंडल पाया जाता है जो सभी के सराउंडिंग नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जीवन संभव नहीं होता। और यहाँ जीवन इसी वजह से संभव है क्योंकि यहाँ वायुमंडल है। अब वायुमंडल जो है इसके भी लेयर्स होते हैं। लेयर्स में सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, जिसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। फिर कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको कहा जाता है समताप मंडल। फिर कहा मेसोस्फेयर, जिसको मध्य मंडल। फिर आता है थर्मोस्फेयर, जिसको ताप मंडल। और ये होता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर इसको कहा जाता है बाह्यमंडल, है ना, जो बाह्य वातावरण में रहता है। तो ठीक है, एटमॉस्फेयर के कितने भाग बता दिए मैंने? 5 हो गए। ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मेसोस्फेयर मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर ताप मंडल और एक्सोस्फेयर इसको कहा जाता है बाह्यमंडल। अब पृथ्वी के 12 किलोमीटर की रेडियस तक, पृथ्वी की जो कहना चाहिए लेंथ, यदि डिस्टेंस निकाली जाए पृथ्वी की ऊपर से, तो 12 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक आपको कौन सा मंडल मिलता है? ट्रोपोस्फेयर, इसको कहा जाता है क्षोभ मंडल, है ना। और फिर आता है आपका समताप मंडल। 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की
डिस्टेंस पे, और जो ओजोन लेयर है वो इसी मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये बनता है क्वेश्चन कि ओजोन लेयर किस मंडल में होती है ना, तो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ओजोन लेयर। ये 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है। फिर आता है मेसोस्फेयर, जिसको मध्य मंडल कहा जाता है, और ये 50 से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस में होता है। थर्मोस्फेयर तापमंडल, जिसको 80 से 500 किलोमीटर की डिस्टेंस में, और एक्सोस्फेयर लगभग अबाउट देखा जाए तो 700 किलोमीटर के बाद ये लग जाता है एक्सपो स्फेयर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं पृथ्वी पर। जीव इसीलिए होता है, यानी कि जीवन इसलिए संभव है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं। जैसे कि आप अपने जीवन में देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो कहना चाहिए हवा, क्योंकि पानी के बिना तो चलो 1 घंटे रह लोगे, 1 दिन रह लोगे, लेकिन हवा के बिना तो आप 1 मिनट नहीं रह सकते। आपकी एक बार नाक बंद कर दी जाए, फिर देखो आप कितने देर जीवित रह पाओगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाती है, वायु, है ना। तो ये देखा जाए कि कितनी सारी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में। तो सबसे पहले देखा जाए तो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है, 78.08% जो है वो नाइट्रोजन है। देखो मैं आपको जो बता रही हूँ इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों को नोट कर लेना है। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, 78.08%, कई बार पूछा गया है। ऑक्सीजन जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, उसका परसेंटेज है 20.95, कई जगह पे 21% पे लिखा रहता है, तो लगभग 20.95% है। ऑर्गन होती है तीसरे नंबर की, इसका जो परसेंटेज है वो 0.93। ऑर्गन का जो साइंटिफिक सिंबल होता है AR होता है। फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि CO2, 0.037%, ठीक है, और 0.037% है। अगर इसका स्तर बढ़ता है ना, तो प्रदूषण का एक कारण कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। फिर आती है नियॉन, 0.0018%। मीथेन, जिससे गैसेस बनती हैं जो हम अपनी यूज़ करते हैं, 0.002%। फिर आती है क्रिप्टॉन, KR, 0.0001%। फिर H2 यानी कि हाइड्रोजन जो है वो है 0.0005%। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कहा जाता है, हंसने वाली गैस भी कहते हैं इसको यदि छोड़ दिया जाए किसी एरिया में तो लोग हंसने लगते हैं, तो 0.0005%। और जियॉन लास्ट में आता है, सबसे कम परसेंटेज है इसका, 0.0000, मतलब 5 टाइम्स 0.87%। ये हो गई आपकी गैसेस की परसेंटेज। तो मेनली नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा जाता है, ठीक है, और इसके बाद में ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाता है, कई बार हाइड्रोजन का भी पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो आपको इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। चलिए अब हम देख लेते हैं पॉल्यूशन के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो पॉल्यूशन को समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसी में, पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। अभी दोनों फेज जो दोनों शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं उन दोनों में ये पॉल्यूशन का टॉपिक आया है। तो पॉल्यूशन और इट्स टाइप को देख लेते हैं। सबसे पहले तो रीजन देख लेते हैं पॉल्यूशन का। तो भगवान ने इतने सारे जानवर बनाए, इतनी सारी प्रकृति में वनस्पतियां, इको सिस्टम जो है, इतना सारा सब कुछ बनाया है, लेकिन सबसे बड़ा अगर प्रकृति को नुकसान किसी ने पहुंचाया है तो भगवान की बनाई हुई इस कृति ने, मतलब कि मनुष्य ने। और मनुष्य के कारण क्रियाकलापों की वजह से ही बहुत ज्यादा प्रकृति की हानि होती है, और उसी का इफेक्ट है कि हम बहुत सारे डिजास्टर जो है वो हम देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं अर्थक्वेक आना, भूकंप जिसको कहते हैं, सुनामी का आना, और अभी क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो भी हमारी जो करतूत है उसकी वजह से हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो उसका पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है। तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो इंसानों के द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं उसके द्वारा हो रही है, और पॉल्यूशन भी उन्हीं की वजह से होता है। तो हम देख लेते हैं कि पॉल्यूशन का जो मेनली बात की जाती है, तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन की बात की जाती है। तो एयर पोल्यूशन जो है वो देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए एयर पोल्यूशन को,
तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एयर पोल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस मानी जाती है। 70% इसका रोल होता है अप्रोक्सीमेटली। 70% जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से पोल्यूशन होता है। और इसको नापने के लिए एक इंडेक्स होता है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको AQI भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना AQI से। अभी भारत जो है वो तीसरे नंबर पे है विश्व के पोल्यूटेड जो देश है, मोस्ट पोल्यूटेड देश है, उसमें भारत का नंबर तीसरा है। पहला नंबर चाइना का है। अभी पूरी लिस्ट में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि विश्व भर के इतने सारे देशों में भारत तीसरे नंबर पे आता है मोस्ट पॉल्यूटेड देशों में, है ना। तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, जो एयर की क्वालिटी को नापता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा दिल्ली NCR में स्मॉग की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब गर्मियों के सीजन में भी देखा जाए या फिर कहा जाए कि जो वो पराली जलाने वाला सीजन होता है, जिस समय पे दिवाली के आसपास, उस समय पे इतना ज्यादा धुआं धुआं टाइप हो जाता था कि मतलब आसमान दिखता ही नहीं था। और उसका मेन रीजन क्या था? पहला रीजन तो था कि आपके जो व्हीकल होते हैं उससे निकलने वाला धुआं। दूसरा आता है जो पराली जलाई जाती है, जो खेतों में जो क्रॉप है जो बर्न की जाती है उसकी वजह से उसका निकला हुआ धुआं। और साथ ही साथ में इतना ज्यादा हमारे देश में अभी जो मेट्रो सिटीज है उसमें कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो सीमेंट का उड़ना, डस्ट का उड़ना, उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। लेकिन कोरोना जब आया तो उसकी कहना चाहिए ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन इसका पॉजिटिव पहलू भी देखा जाए अगर, तो इतना हुआ कि जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन की वजह से व्हीकल जो है वो बिल्कुल जीरो हो गए थे, चल नहीं रहे थे। तो उस वक्त जितना भी ये जो पॉल्यूशन था वो बिल्कुल शांत हो गया, बैठ गया नीचे, है ना। तो वो एक इफेक्ट था, उससे बहुत फायदा हुआ। मैं तो ये कहूंगी कि उसकी परसेंटेज में जो बिफोर कोरोना था स्मोक जो परसेंटेज है, उसके आफ्टर तो बहुत कम हो गया। लेकिन फिर भी है तो सही। तो किससे नापते हैं इसकी क्वालिटी को? एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसको AQI कहा जाता है। अब मेन पोल्यूटेंट की बात करें कि पोल्यूशन को मेनली फैलाने वाले जो पोल्यूटेंट हैं, मतलब जिसकी वजह से पोल्यूशन फैलता है, वो कौन कौन से हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे पहले बताया, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, मीथेन गैस, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरीके से पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार गैस मानी जाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अब इसके कॉजेस देख लेते हैं हम कि इनकी वजह से क्या दिक्कतें आती हैं मानव शरीर में, कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ब्लड ऑक्सीजन को कम कर देती है, ब्लड का ऑक्सीजन लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और जो ब्लड की क्वालिटी है वो भी खराब हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्सेस जब बॉडी में हो जाती है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो उसकी वजह से अस्थमा होता है, लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। जब जिस तरीके से नहीं देखा जाता है, कई बार ऐसा पोल्यूशन होता है कि हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, उस वक्त उस एयर में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। बेंजीन जो है वो इरिटेशन पैदा करता है, आंखों में जलन पैदा करता है। देखा होगा जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जो भी दिल्ली NCR में रहते हैं उन लोगों ने तो ये चीज एक्चुअल में फील की होगी कि जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है तो आपकी सांस में ऐसा लगता है सांस आ ही नहीं रही, निकल ही नहीं रही, और उसके बाद में आंखों में जलन होना, आंखें लाल हो जाना, इस तरीके की होती है। तो जब आंखों में जलन वाला जो प्रॉब्लम होती है, स्किन इरिटेशन, स्किन का बहुत ड्राई हो जाना, ये होता है आपका बेंजीन गैस जब एक्सेस में हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तब होता है। उसके बाद में मीथेन, मीथेन जब बढ़ती है तब क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। मतलब ग्रीन हाउस का इफेक्ट का मतलब समझते हैं कि पृथ्वी की एटमॉस्फेयर जो है उसकी गर्मी को बढ़ा देना। जब गर्मी बढ़ती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, एक तरह से ये फायदेमंद भी होता है, लेकिन ज्यादा एक्सेस में हो जाए तो नुकसान हो जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्चुअल में ये क्या करता है, आपका ओजोन लेयर जो है उसको डिस्प्यूट करता है। मतलब ओजोन लेयर जो है ना उसमें जो छेद हो रहा है, उसका मेन रीजन क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ओजोन जो गैस है जो कि क्या करती है, पृथ्वी के
सराउंडिंग एक तरीके का एक लेयर बना के रखती है एटमॉस्फेयर में, समतापमंडल में अभी बात करी हमने, जो कि जो सन से, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती है ना, उनको वहीं पर रोक देती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस चली जाती है। इस वजह से ओजोन लेयर की वजह से यूवी रेज जो है वो डायरेक्ट अर्थ तक नहीं पहुंच पाती हैं। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसकी वजह से यूवी रेज जो ओजोन लेयर है उसमें एक जगह पर छेद हो गया है, और यूवी रेज जो है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आने के लिए रास्ता मिल जाता है, ठीक है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतनी ज्यादा खतरनाक गैस होती है। फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली होता है, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, जो एटमॉस्फेयर को गर्म रखने की कोशिश करती हैं। फिर आती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी एक तरह से जिम्मेदार होती है ओजोन लेयर की को खत्म करने में, ओजोन लेयर की को एक तरह से खतरा पहुंचाने के लिए या फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जिम्मेदार होती है। अगले और ज्यादा पॉल्यूटेंट्स जो हैं इसके अलावा वो भी देख लेते हैं। चूंकि इतनी सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई होती हैं, इतने सारे कारखाने लगे हुए होते हैं, तो इनसे निकलने वाला जो धुआं है उसमें लेड होता है, एल्यूमिनियम जो होता है वो भी होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, कैडमियम और भी ज्यादा होते हैं। और इनकी वजह से क्या होता है कि आपका एयर पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड पोल्यूशन का टाइप देखें तो वो क्या होता है, वाटर पोल्यूशन। इसमें भी वाटर पोल्यूशन से भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। आपने अभी अभी देखा होगा, न्यूज में कई बार दिखाते हैं, जो हमारी देश की नदियां हैं वो नदियां दिन प्रतिदिन गंदी हो जा रही हैं, गंदी होती जा रही हैं। क्यों होती जा रही है? क्योंकि उसमें बहुत दुख होता है देखकर, बहुत ज्यादा दुख होता है। बहुत सारी नदियों को तो नालों में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब इतना ज्यादा उससे वेस्ट जो होता है, आपके कारखानों से निकला हुआ वेस्ट है, और ज्यादा जो दूसरे तरीके का वेस्ट होता है वो भी नदियों के किनारे पे, नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो कई सारी जो, मतलब इतना बड़ा जल स्रोत है वो एक तरह से नाले में कन्वर्ट हो गया है। बहुत सारा ऐसा जगह देख रहे हैं कि मतलब बहुत दुख होता है देखकर, लेकिन क्या करें। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस तरीके की ना तो जो आम जनता है वो सोचती है, और ना ही इस तरीके को, मतलब इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट इससे बहुत ज्यादा साकार कदम उठाती है। तो लेड जो है वो मिलता है जब पानी में, तो उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। कैडमियम मिलता है तब वाटर पोल्यूशन होता है। तो आपको अगर पॉल्यूटेंट की बात पूछी जाती है ना, कौन से वाटर पोल्यूशन की, तो आपको रखना है ये सारे नाम याद। कैडमियम है, मरकुरी है, मरकरी मतलब पारा, फिर आर्सेनिक है। आर्सेनिक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जब हम लोग देखते हैं ना, जब हमारे घरों में आरओ लगा हुआ है, तो जब वो लाते हैं ना चेक करने के लिए, तो ये सारी चीजें ही निकलती हैं उसमें। और जब इनकी क्वालिटी, इनका जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे जो कॉजेस होते हैं रोग उत्पन्न होने के, वो शुरू हो जाते हैं। फ्लोराइड जो होता है वो भी बहुत नुकसानदायक होता है। तो वाटर पोल्यूशन के जो पोल्यूटेंट हैं वो ये सारे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, कौन सा लेवल होता है पोल्यूशन का, तो सॉइल पोल्यूशन, जिसको कहते हैं मृदा प्रदूषण, मतलब मिट्टी का पोल्यूटेंट प्रदूषित हो जाना। तो कौन कौन सी चीजें हैं, तो जो इधर वाटर को पोल्यूट करती हैं, वही सारे जो केमिकल्स हैं वही आपके किसे, मिट्टी को भी पॉल्यूशन करते हैं, मतलब उसको भी प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा ऑयल स्पिल्स, जो अम्लीय वर्षा भी होती है, उससे भी मृदा जो है वो प्रदूषित हो जाती है। इसके बाद में प्लास्टिक बैग, भारत के लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। वो ये सोचते हैं उन्होंने अपना घर झाड़ लिया है, पोंछ लिया है, अपने घर का सारा कूड़ा है वो बाहर जा रहा है, कितना कहाँ जा रहा है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो प्लास्टिक बैग जो है वो फेंकते जाते हैं इतने सारे। आजकल खाने पीने की ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक मुहिम चली थी कि प्लास्टिक बैग नहीं, वो लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी मुहिम 2-4 दिन या महीनों में से ज्यादा नहीं चलती है। तो प्लास्टिक बैग अब वापस से वैसे यूज हो रहे हैं। तो प्लास्टिक बैग इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि वो जल प्रदूषित करते हैं, वो आपकी धरती को भी बंजर करते हैं। साथ ही साथ में जो बॉटल्स हैं, पानी पिया फेंक दिया, पाउच में पानी पिया वो भी फेंक दिया। तो ये सोचिए, जो प्लास्टिक है वो मिट्टी में आपकी मिल जाती है, जुड़ जाती है, और वो उतनी जगह को खराब कर देती है। सीमेंट, इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता है,
मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स बन रही हैं और वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स में कंटिन्यूसली काम चल रहा होता है और वो सीमेंट इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो उधर की मिट्टी को पूरा प्रदूषित कर देता है। मैं जहाँ पर रहती हूँ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पर कंक्रीट का जंगल बन रखा है और इतना ज़्यादा हो गया है ना कि अब मिट्टी में आप घर के अंदर भी प्लांट्स लगाते हो, पौधे लगाते हो तो वो लग नहीं पाते। क्यों नहीं लग पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा सीमेंट मिल चुका है मिट्टी में कि उनकी जो उर्वरक क्षमता है ना वो खत्म हो रही है। और ब्रिक्स, साथ ही साथ में पेंट्स, ये सारी चीजें मिलती हैं और उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के लिए भी जिम्मेदार मनुष्य ही है, किसने कहा है लेकिन ना पर करते हैं। 65 क्वेश्चन पूछा जाता है कितना जो है आवाज का कितना स्तर जो है वो ठीक ठाक है, उससे ज्यादा अगर हो तो आपके लिए हानिकारक होता है। तो 65 डेसिबल तक अगर है तो आप सुन सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर है जब तो आपके लिए पॉल्यूशन है। ठीक है, तो 65 डेसिबल तक आप आसानी से सुन सकते हैं और उसके ऊपर जो है उसे नॉइज पोल्यूशन कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप इसे लिख सकते हैं। फिर 90 डेसिबल जो है वो डेंजरस हो जाता है कानों के लिए, मनुष्य के कानों के लिए 90 डेसिबल जो है वो खतरनाक हो जाता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस भी होते हैं और बायोलॉजिकल पॉल्यूशंस भी होते हैं। ठीक है, नेचुरल देखे जाएं तो नेचुरल पॉल्यूशन के कारण क्या होते हैं, तो नेचुरल पॉल्यूशन की बात कही जाए तो वोल्केनो का आना, मतलब ज्वालामुखी का आना, सुनामी का आना, इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी बहुत सारा धुआं निकलता है और उसके कारण से हीट बढ़ती है और पॉल्यूशन बढ़ जाता है। वोल्केनो जो होता है ना, ज्वालामुखी जो होता है, उससे तो इतना सारा लावा निकलता है तो बहुत सारी चीजें वहां पर दूषित हो जाती हैं। एयर पॉल्यूटेड भी हो जाता, पोल्यूशन भी हो जाता है, सॉइल भी हो जाती है और उसके साथ साथ में उसका जब लावा मिलता है पानी में तो वो पानी भी हो जाता है और पूरा का पूरा वातावरण उससे पोल्यूटेड हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके बारे में आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए और मैं तो ये भी कहूंगी कि एक अच्छा नागरिक होने के नाते ये चीजें माननी भी चाहिए। कम से कम कोई और हो ना हो, हम किसी तरह से कोई रीजन ना बने पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमें ही खतरा देगा और आने वाले समय में और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा मैं बताऊं तो जो मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशंस हैं, आपके जितने भी ये जो टावर्स होते हैं इनसे निकलने वाले रेडिएशन से, इनसे भी पोल्यूशन इंक्रीज होता है। ठीक है, आपने देखा होगा पहले जो 4G और 5G आने के पहले बहुत सारी आपको बर्ड्स दिखाई देती थी जो अब नहीं दिखाई देती हैं। कौवे नहीं दिखाई देते, छोटी छोटी वो चिड़ियां हुआ करती थी वो भी नजर नहीं आती हैं। बहुत दूर रिमोट एरिया में कभी आप जाओ नदी वदी के किनारे ना तो वहां नजर आती है, लेकिन आपके शहरों में नजर नहीं आती है। उसका रीजन है कि इनकी जो पोल्यूशन की वजह से या फिर 5G और 4G जो नेटवर्क है उनकी वजह से इनका खात्मा हो चुका है। ठीक है, तो चलिए वो एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने पॉल्यूशन तक पढ़ लिया है। अब मैं इस वीडियो को यही फिनिश करती हूँ, कल फिर पढ़ते हैं हम इसी को थोड़ा और आगे। इसमें मेनली हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे, कल के वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से समिट्स हुए हैं या फिर कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जो कि पोल्यूशन को कम करने के लिए, एयर क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए और कौन कौन से ऐसे वर्ल्ड वाइज प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि जो आपका पर्यावरण है वो प्रदूषित होने से बच जाए। वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम कल पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं कल एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर ये सब कुछ टॉपिक आपने पढ़ा है, इससे कुछ क्वेश्चन आता है तो मुझे जरूर बताना और बन जाता है तो और बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, इस वीडियो को करते हैं यहीं फिनिश, कल फिर मिलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि फिर आप पूरा देखते नहीं हो ना, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसको करते हैं फिनिश, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, सभी को ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस। बाय बाय।